हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम गॉस लॉ पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम देख रहे थे और लास्ट में हमने एक एडवांस का न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपने पूरी तवज्जो के साथ उसको सॉल्व किया होगा, पूरी मेहनत के साथ उसको सॉल्व किया होगा। अगर नहीं आया आंसर तो एक बार यहाँ पे देख लेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम हमारे नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जी हाँ, जहाँ जहाँ पे हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस देखने को मिलते हैं वहाँ वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलती है। तो उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा लेक्चर विद अवर क्वेश्चन, जो कि हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। क्या बोला है समझने की कोशिश करेंगे। अ चार्ज्ड शेल ऑफ रेडियस r carries a total charge q. Given phi as the flux of electric field through a closed cylindrical surface of height h, radius r, with its center same as that of the shell. Here center of the cell is a point on the axis of the cylinder which is equidistant from its top and the bottom surface. Which of the following option is or are correct? Epsilon naught is the permittivity of free space. बेसिकली मेरे पास सिचुएशन क्या है कि एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो है कैपिटल Q और उसकी जो रेडियस है वो मुझे गिवन में है कितनी, कैपिटल R। कितनी रेडियस है, कैपिटल R मेरे पास रेडियस है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूं और उसकी हाइट, गॉसियन सरफेस किस तरीके की ले रहा हूं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहा हूं और उसकी हाइट और रेडियस को वेरी करके उस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है अलग अलग केसेस में उनको देख रहा हूं। और मुझसे सवाल में यही बात पूछी है कि अगर हाइट और रेडियस ये हो तो फ्लक्स क्या होगा। मल्टीपल करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं, एक एक केस आपको चेक करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, h क्या है, h इज हाइट ऑफ सिलेंडर। स्मॉल r क्या है, स्मॉल r इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। कैपिटल R क्या है, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से चीजें हो रही होगी, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, एक स्फेयर बनाते हैं फर्स्ट केस के लिए। हमेशा ध्यान रखना, चाहे केस कोई भी हो, जो हमारा सिलेंडर बनेगा वो सेंटर के ऊपर इस तरीके से ही बनेगा। क्यों बनेगा इस तरीके से, क्योंकि हमको ये बात बोल रखी है कि सेंटर ऑफ द सिलेंडर इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर which is equidistant from its top and bottom surface। मतलब इस सेंटर से जितना सिलेंडर ऊपर की तरफ होगा उतना ही सिलेंडर मेरे पास नीचे की तरफ होगा। अब एक एक ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोला है, h is greater than 2r। मतलब अगर मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये जो स्फेयर मैंने बनाया इसकी रेडियस है r, तो जो मेरे पास सिलेंडर है उसकी जो हाइट होगी वो ग्रेटर देन 2r होगी। इसका मतलब सिलेंडर की हाइट इस रेडियस की जो डायमीटर है इससे ज्यादा होगी, मतलब सिलेंडर कहीं बाहर निकलता हुआ बनेगा। दूसरी बात क्या बोली है, r इज ग्रेटर देन 2r। इसका मतलब सिलेंडर इस तरफ से भी बाहर निकलेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मेरे पास जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। सो दिस इज माय गॉसियन सरफेस। अगर आप गौर से देखो, सो दिस इज माय h एंड दिस इज माय स्मॉल r। तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन r एंड h इज ग्रेटर देन 2r। दोनों कंडीशंस हमारे पास इस केस के अंदर सेटिस्फाई हो रही है। तो इस केस में मुझे बोल रखा है कि फ्लक्स कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सही बात है, क्यों, क्योंकि ये जो स्फीयर है इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है Q और इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो है वो है Q। तो जो इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा वो कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ h is less than 8r by 5 and r is 3r by 5। 3r by 5 बोले तो r से छोटी है, तो इसका मतलब सेकंड केस में मेरे पास सिचुएशन क्या रहेगी। सबसे पहले एक स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं। दिस इज माय स्फेरिकल सरफेस
अब क्या बोला है कि h की वैल्यू 2r से छोटी है, 8r/5, तो 2r हो गया, 8r/5 2r से छोटा है और h 8r/5 से भी छोटा है, तो इसका मतलब h की वैल्यू 2r से छोटी है, मतलब जो हाइट होगी वो कहीं ना कहीं अंदर होगी। दूसरी बात क्या बोली है, r की वैल्यू 3r/5 है, इसका मतलब स्मॉल r भी जो होगा वो कैपिटल R से छोटा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अब जो सिलेंडर बनेगा वो इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर बनेगा, और स्फेरिकल सरफेस के अंदर बनेगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अब मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि मेरा सिलेंडर कुछ इस तरीके से बनेगा, और अगर मैं इसकी एक्सिस बनाना चाहूं तो ये मेरे पास ऐसे एक्सिस बनेगी। ठीक है भैया, इसमें आप ये चीज देख सकते हो, क्या चीज देख सकते हो कि h जो है 2r से छोटी है और स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है। अब बात को जरा गौर से समझो, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर नहीं है, स्फेरिकल शेल है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सारा चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर होगा, और अगर सारा चार्ज सरफेस के ऊपर होगा तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, 0 चार्ज आएगा, और अगर मेरे पास Q इनसाइड 0 आएगा गॉसियन सरफेस के तो उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0। तो इस केस में मुझे क्या बात बोल रखी है कि फ्लक्स मेरे पास है 0, तो सेकंड ऑप्शन भी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब आते हैं थर्ड ऑप्शन के पास। क्या बोला है, h की वैल्यू ग्रेटर देन 2r। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी हाइट होगी वो बाहर निकलेगी इस स्फीयर से, लेकिन r की वैल्यू मुझे दे रखी है 4r/5, मतलब कैपिटल R से छोटी है। तो मुझसे सवाल में ये बात बोली है कि फ्लक्स कितना होगा, Q/5 एप्सिलॉन नॉट। चलिए बनाते हैं किस तरीके की सिचुएशन मेरे पास होगी। लेट्स से मेरे पास जो स्फीयर है वो कुछ ऐसे है, और जो सिलेंडर मेरे पास बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये जो रेडियस है स्मॉल r, ये मुझे कितनी दे रखी है, 4r/5, तो ये है मेरे पास 4r/5। तो मुझसे सवाल में ये बात बोली है कि इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो मुझसे पूछा है। अब बात को जरा गौर से समझो कि ये मेरे पास सेंटर, यस और नो, अगर ये सेंटर, तो यहां पे जो, अगर मैं एक लाइन इस तरीके से बनाता हूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, किसकी रेडियस, स्फीयर की रेडियस। और अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस तरीके से डालता हूं तो ये कितनी हो जाएगी, ये मुझे दे रखी है 4r/5, यस और नो। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूं तो थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, थीटा मेरे पास होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस विच इज 4/5, तो ये आ जाएगा 53 डिग्री, सॉरी साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा 4/5। तो यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो थीटा मेरे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 53 डिग्री। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे क्या बात निकालनी है कि ये जो मेरे पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फ्लक्स कहां से पास होगा, उस गॉसियन सरफेस, उस चार्ज की वजह से फ्लक्स निकलेगा जो कि मेरे पास सिलेंडर के अंदर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये वाला जो चार्ज है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जिस चार्ज से मुझे मतलब है वो है जो इसके ऊपर होगा। ये जो स्फेरिकल सरफेस बन रही है इसके ऊपर जो चार्ज होगा मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, अगर आप गौर से देखो तो ये मेरे पास वो कर्व सरफेस है और ये सेंटर है और इस तरीके से ये रेडियस बन रही है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सेंटर के ऊपर
एक सॉलिड एंगल बन रहा होगा। और अगर मैं इस सॉलिड एंगल को निकाल लेता हूं तो मैं इस बात का भी अंदाजा लगा सकता हूं कि ये जो स्फेयर ऊपर की तरफ बन रहा है इससे कितना फ्लक्स पास होगा, बेसिकली इसका चार्ज कितना होगा, और चार्ज अगर मुझे पता चल जाएगा तो कितना फ्लक्स पास होगा वो बात भी मुझे पता चल जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए अब ये कैसे निकालेंगे, लेट्स से इसको मैंने बोला ओमेगा, ये जो एंगल है ये मुझे दे रखा है, कितना एंगल है, थीटा। तो मैं क्या बात बोल सकता हूं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2 पाई 1 माइनस कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 कितना होता है, 3/5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 वुड बी 2, तो 2/5, तो ये आ जाएगा 4 पाई/5 स्टेरेडियन। ये मेरे पास क्या आया, सॉलिड एंगल आया। अब मुझे ये बात पता है कि ये जो स्फेरिकल शेल है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं, क्या बात बोल सकता हूं कि जो मेरे पास 4 पाई एंगल होगा उससे जो फ्लक्स पास होगा वो होगा Q/ε0। यस और नो? तो यूनिट स्टेरेडियन एंगल से कितना होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं कि 4 पाई/5 से कितना होगा, Q/ε0 4 पाई इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाय 5। तो 4 पाई से 4 पाई गया तो ये आ जाएगा Q/5 एप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्लक्स इससे पास होगा, किससे, इस सरफेस से पास होगा, वो होगा Q/5 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q/5 एप्सिलॉन नॉट। सही बात नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इससे पास होने वाला फ्लक्स निकाला है। ये एक सरफेस, ये भी तो मेरे पास गॉसियन सरफेस के अंदर आ रही है, तो टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा होगा 5 टोटल, वो हो जाएगा 2, उसका 2 टाइम्स 2Q/5 एप्सिलॉन नॉट। और हमको कितना बोला है, Q/5 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, ये सारी बातें समझ में आई ना, है ना, तो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स्ड अप हो गया। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, H इज ग्रेटर देन 2R, R इज इक्वल टू 3R/5। अब R की वैल्यू 3R/5 है, तो इस पूरे सवाल के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, यहां पे थीटा जो आएगा वो आएगा 37 डिग्री। 37 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि ये 3R/5 बनेगा तो थीटा बनेगा 37 डिग्री। ये 37 डिग्री बनेगा तो यहां पे आएगा 4/5। ये 4/5 बनेगा तो ये कितना बनेगा, 5 - 1 विल बी, ये बनेगा 2 पाई/5। यस और नो? ये 2 पाई/5 बनेगा तो ये बनेगा 2 पाई/5। ये 2 पाई/5 बनेगा तो ये बनेगा Q/10 एप्सिलॉन नॉट, और ये Q/10 एप्सिलॉन नॉट बनेगा तो ये कितना बनेगा, 2Q/10 एप्सिलॉन नॉट, which is Q/5 एप्सिलॉन नॉट, which is our option number 4. I hope this thing is clear to you. अरे कर सकते हो ना, ये अगर मेरे पास 3R/5 हो गया तो यहाँ पे 3R/5, ये 37 डिग्री, यहाँ पे 4/5, ये बनेगा Q/10 एप्सिलॉन नॉट, और Q/10 एप्सिलॉन नॉट बनेगा तो ये बनेगा 2Q/10 एप्सिलॉन नॉट, तो वो कितना हो जाएगा, Q/5 एप्सिलॉन नॉट, which is our option number 4. तो इसके अंदर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1, 2 एंड 4. I hope this question is clear to you. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है ये आप पहले पढ़ चुके हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो वर्क पावर एनर्जी क्लास 11th के अंदर, तो आप वहां पे 2 तरीके की पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फिगरेशन, इट्स पोजीशन, इट्स शेप। सो दैट्स हाउ वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी के पास अगर एनर्जी है
उसकी पोजीशन की वजह से, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसके शेप की वजह से, तो वो जो पोजीशन और वो जो शेप और वो जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अलग अलग कारणों की वजह से अलग अलग एनर्जी हमारे पास आती है। बेसिकली सभी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं क्योंकि कारण अलग अलग है, इसीलिए उनको नाम अलग अलग दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आएगी उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक m मास का ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है ना। इसके कंपैरिजन में कोई एक m मास का ब्लॉक है जो कि h हाइट के ऊपर रखा हुआ है। तो जो ब्लॉक h हाइट के ऊपर रखा हुआ है, तो उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास एक एनर्जी है जिसको हमने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यस और नो। और वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और इस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से वो जो ब्लॉक मैंने रिलीज किया वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर सकता है। सो द एबिलिटी टू डू वर्क, दैट्स हाउ वी डिफाइन एनर्जी, यस और नो। तो इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन होती है, और ये क्या होती है कि दो चार्जेस की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उन चार्जेस के अंदर, उस पूरे सिस्टम के अंदर, उसको हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर थोड़ी देर बाद में आएंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को। बेसिकली वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से डिफाइन किया? हमने इस तरीके से डिफाइन किया कि सबसे बेसिक जो डेफिनेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी की, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो ये होता है कि डेल्टा यू इट इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इससे हमको इस बात का पता पड़ता है कि फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। जब हमने वर्क पावर एनर्जी में ये बात कही थी तब भी आपको ये बात बताई थी कि फिजिक्स के अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। वो तो हम क्या करते हैं कि एक रेफरेंस लेवल मान लेते हैं कि भैया इस रेफरेंस लेवल के ऊपर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं कोई दूसरी पोजीशन लेता हूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। तो दैट्स हाउ वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। अदरवाइज फिजिक्स के अंदर तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइन करते हैं। बस एक रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है तो किसी दूसरे पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को उस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक रेफरेंस लेवल डिफाइन करना होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई एक m मास का ब्लॉक है इस तरीके से, और अगर मैं इसको h हाइट के ऊपर ले जाता हूं तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस mgh। और अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज u फाइनल माइनस u इनिशियल लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विच इज mgh। अब हम क्या करते हैं कि ग्राउंड पे रेफरेंस लेवल मान के ये बात बोल देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी है? 0। इसीलिए हमने ये बात बोली कि यहां से h हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी mgh। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो एक रेफरेंस लेवल मान के आप ये बात बोलते हो कि यहां से h हाइट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। एक्चुअल में क्या है? इट इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल। अगर आप ये बात बोलते कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है तो यहां पे आप लिखते 2mgh, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh। तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और वो चाहे आप रेफरेंस लेवल पे 0 मानो या कुछ और मानो, उस पर डिपेंड नहीं करता, चेंज तो हमारे पास सेम ही रहेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो मोटी मोटी बात कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का एक तरीका यह है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। किस तरीके से? कि अगर मैं ऐसा करूं कि इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, एक्सटर्नल फोर्स,
और एक्सटर्नल फोर्स कुछ इस तरीके से लगाऊं कि फोर्स लगाया, बिल्कुल इसको धीरे 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 ऊपर लेके गया, जैसे मानो कि चल ही नहीं रहा हो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक गया तो बिल्कुल धीरे 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 ऐसा लग रहा है कि इसके पास कोई वेलोसिटी ही नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इस केस में यहां से लेके यहां तक जो मेरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी जीरो। और अगर मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट बोले तो एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब जब मैं इसको बहुत स्लोली लेके गया तो मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा जीरो, तो यहां पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यस और नो? तो जब मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं तो मेरे पास एक और तरीका हुआ, वो आया यहां से, और उसको कैसे डिफाइन किया कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? कि जो भी मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया सच दैट change in kinetic energy of the object is change in kinetic energy of the object is zero, तो वो जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन था वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन आपको यहां पे ये बात लिखनी पड़ेगी कि सच दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। यहां पे ऐसी कोई बात लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे ये बात लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हुआ तो यहां पे कुछ ना कुछ टर्म आ जाएगी, तो आप ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो हमारे पास दो तरीके आए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के, एक तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट सच दैट क्या? सच दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और कुछ ना कुछ रेफरेंस लेवल हम मानते हैं, ये बात हमको पता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो मेरे पास हमने ये बात कही कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास है mgh, तो वो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस m मास की नहीं है, बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है विच इज अर्थ। यस और नो? अर्थ ही तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पूरे सिस्टम की है, m मास की और कैपिटल M मास की, विच इज माई मास ऑफ अर्थ। लेकिन यहां पे क्या होता है कि हमारी जो अर्थ होती है ना उसका मास बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसको फिक्स मान लेते हैं, तो इसको रिलीज करने पे यही नीचे आएगा, ये ऊपर नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो उसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होता है, तो हम ये बात कहते हैं कि अर्थ हमारे पास फिक्स है, इसको रिलीज करूंगा तो यही आएगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई वो इसकी और इसकी दोनों की है, मतलब दोनों पूरे एज अ सिस्टम वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इसी तरीके से हमारे पास एक और पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्प्रिंग है जो कि अपनी नेचुरल लेंथ पे है और एक m मास के ब्लॉक से अटैच्ड है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अब मैंने क्या किया, इसकी नेचुरल लेंथ से इसको x कॉम्प्रेस किया। अब जैसे ही इसको x कॉम्प्रेस किया तो हम आम भाषा में ये बात बोल देते हैं कि इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। यस और नो? लेकिन वो क्या है कि जब मैंने इसको यहां से यहां लेके आया, इसको यहां से यहां लेके आया, तो चेंज इन पोटेंशियल जो एनर्जी जो आया वो आया हाफ के एक्स स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोले तो u फाइनल माइनस u इनिशियल जो आया वो आया हाफ के एक्स स्क्वायर। वो अलग बात है कि रेफरेंस लेवल के लिए हम नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं? जीरो। और नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी तो u इनिशियल जीरो, तो u फाइनल मेरे पास हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी रेफरेंस लेवल को मानते हैं, रेफरेंस लेवल एक लेके चलते हैं। दूसरी बात, अब
जो भी काम मैं करूंगा, बेसिकली जो भी स्प्रिंग फोर्स ने वर्क डन किया, जैसे ही मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं इस डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, यस और नो? तो हम ये बात कहेंगे कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नोन एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। या फिर अगर मुझे इसको यहां से स्लोली स्लोली लेके आना है तो इसी डायरेक्शन में मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन करना पड़ेगा और उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू kx के बराबर ही होनी चाहिए, तभी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरे पास जीरो आएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्लोली 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 लेके आऊंगा, तो एक्सटर्नल फोर्स ने जितना वर्क डन किया टू bring this mass from this position to this position, that work done is stored in the form of potential energy। और अब मैं इसको रिलीज करूंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग है, अब मैं इसको रिलीज करूंगा और यहां पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो जैसे ही ये इससे टकराएगा तो ये इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या कर रही है, अब वो वर्क डन कर सकती है, ये बॉडी वर्क डन कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक बार पानी पी लेते हैं फिर डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या हम डिफाइन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली हम जो बेसिक फॉर्मूला यहां पे यूज करने जा रहे हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है, जो हम वर्क पावर एनर्जी में काफी ज्यादा यूज करते हैं, विच इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये फॉर्मूला यूज करने में क्या है कि मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है या नहीं है ना। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मेरे पास डेफिनेशन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। चलिए क्या सिचुएशन है समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से मेरे पास एक चार्ज है Q1 और मैंने क्या किया, इस चार्ज को यहां पे फिक्स कर दिया, और एक और चार्ज है यहां पे Q2 जो कि इससे R1 डिस्टेंस दूर है। अब ये वाला चार्ज तो मेरे पास फिक्स है, यस और नो? अब जैसे ही मैं इस चार्ज को यहां से रिलीज करूंगा, ये चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर एक लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो इसकी जो, क्योंकि इसका फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई ना कोई वर्क डन करेगा और वो वर्क डन मेरे पास पॉजिटिव आएगा। और अगर वो वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो क्या मैं इस इक्वेशन से ये बात बोल सकता हूं क्या कि फिर क्या होगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होगी? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास होगी वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। अब वो डिक्रीज क्यों होगी उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इनिशियली इस पूरे सिस्टम के पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया, कुछ पार्ट इस पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसके पास स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी, तो इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, और ये जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी गेन इन काइनेटिक एनर्जी के अंदर। इसी को तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। कब लगता है? जब सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या इस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है? एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जो कि हिंज फोर्स होगा, क्योंकि मैंने इसको फिक्स कर रखा है।
लेकिन उस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा जीरो। क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इसको छोड़ के बाकी सारे जो फोर्सेस है सिस्टम के अंदर वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर मेरे पास सिस्टम के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं। और वही तो बात मैंने आपको कही कि इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए, तो लेट्स से मेरे पास फाइनली ये पहुंच गया R2 डिस्टेंस के ऊपर। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि व्हाट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। दिस इज माय इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर आप गौर से देखोगे तो यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअसली मेरे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फोर्स बोला, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है ये R की वैल्यू बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक फोर्स मेरे पास डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअसली R की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स मेरे पास कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। और जब भी मेरे पास वेरिएबल फोर्स आता है तो वर्क पावर एनर्जी के अंदर हमने ये बात सीखी थी कि वर्क डन हम कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ FDR। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक रैंडम R पे जाके मैं ये बात कहता हूं कि इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dr, तो इस टाइम पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कांस्टेंट होगा FDR। ऐसे छोटे छोटे वर्क डन को हम ऐड करते जाएंगे तो वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ FDR। ये डिटेल में हमने वर्क पावर एनर्जी के अंदर किया है। ये बात आपको आनी चाहिए कि अगर मेरे पास फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ FDR। चलिए, अब कहां से कहां तक? इनिशियल पोजीशन है मेरे पास R1 और फाइनल पोजीशन है मेरे पास R2। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। F क्या होगा? जब मेरे पास किसी भी जनरल पॉइंट पे है तो मेरे पास जो फोर्स होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये एक नेगेटिव ऑलरेडी था और ये dr। कहां से लेके कहां तक? R1 से लेके R2 तक। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? अब बात को जरा गौर से समझो। K Q1 Q2 जो है ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट है। ये R कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है यहां से लेके यहां तक, तो ये वेरिएबल है और dr के रिस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1/r। तो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरे पास चीज आएगी वो आएगी K Q1 Q2 इंटू 1/r। कहां से लेके कहां तक? R1 से लेके R2 तक। तो ये मेरे पास जो आया वो आया U फाइनल माइनस U इनिशियल, इट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1। दैट्स हाउ वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप इसको गौर से देखो तो R2 मेरे पास बड़ा है, तो ये जो ओवरऑल टर्म है ये मेरे पास छोटी आएगी, और R1 मेरे पास छोटा है तो ये जो ओवरऑल टर्म है ये मेरे पास बड़ी आएगी। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास नेगेटिव आई। इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हुई, और वो डिक्रीमेंट कहाँ गया? इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और इस तरीके से हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अब बात को जरा गौर से समझो कि जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक अगर ये h हाइट है तो हम ये बात बोलते हैं कि इसके पास यहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh। एक्चुअल में जो साइलेंट बात यहां पे है वो ये है कि दिस इज नॉट potential energy, this is change in potential energy U final minus U initial which is mgh।
और हमने ये बात मानी कि ये जो इनिशियल पॉइंट था यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास 0 है, तभी जाके मैंने ये बात बोली कि h हाइट पे जाने के बाद इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh। इसी तरीके से जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो जो रेफरेंस लेवल हम मानते हैं वो मानते हैं इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे क्यों मानते हैं? क्योंकि इंफिनिटी का मतलब हुआ दोनों चार्जेस आपस से बहुत ज्यादा दूर है, और बहुत ज्यादा दूर है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो नेग्लिजिबल होगा, तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगी या फिर 0 होगी। आप ये बात कह सकते हो कि डिफाइन नहीं होगी, ये गलत बोल दिया, 0 होगी। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास चार्जेस का सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा है, और चार्जेस का सेपरेशन बहुत ज्यादा है तो जो R होगा वो इंफिनिटी के तौर पे होगा, और R इंफिनिटी पे होगा तो मेरे पास जो फोर्स होगा वो 0 होगा, फोर्स 0 होगा तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। तो यहां पे हम रेफरेंस लेवल क्या मानते हैं कि लेट्स से इफ R1 टेंड्स टू इंफिनिटी तो मेरे पास U इनिशियल मेरे पास कितनी आ जाएगी? 0। तो मेरे पास इस केस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी U फाइनल वो आ जाएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2। यस और नो? बिल्कुल सही बात। अगर मैं इसकी हेल्प से एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट लिखूं, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट क्या है कि अगर मेरे पास कोई Q1 चार्ज है और कोई Q2 चार्ज है और ये दोनों मेरे पास R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब इसके अंदर कई बातें मेरे पास साइलेंट है। क्या क्या बातें साइलेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन we assume that at infinity potential energy is 0। अब इसमें एक और बात साइलेंट है। क्या बात साइलेंट है कि ये पोटेंशियल एनर्जी कब है? जब मैं इस चार्ज को उठा के इंफिनिटी से यहां पे लेके आया हूंगा। यस और नो? तो इंफिनिटी से जब मैं इस चार्ज को यहां पे लाया हूंगा तब इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का एक तरीका मेरे पास ये भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या तरीका है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का एक तरीका हमारे पास ये भी है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, negative of work done by conservative force in bringing all the charges from infinity to this position to this configuration। मतलब इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को इंफिनिटी से उठा के यहां पे लाने में जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन किया उसका नेगेटिव, दैट्स हाउ वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक और तरीका, अगर मैं इसको इंफिनिटी से उठा के यहां पे लेके आ रहा हूं सच दैट एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, सच दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होगा। तो मैं एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पोजिशन, to this configuration या फिर to this position, that's how we define electric potential energy of this system। सर ये बार बार आप सिस्टम का नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई ना तो सिर्फ इसकी है ना सिर्फ इसकी है, ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। सर ऐसा कैसे? ऐसा है इसीलिए क्योंकि अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करो तो वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप mgh लिखते हो वो उस m मास और अर्थ की है। वो अलग बात है कि मेरे पास अर्थ मूव नहीं कर सकती इसीलिए उसका मोशन मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन यहां पे ये दोनों चार्जेस मूव कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये पोटेंशियल एनर्जी अभी मेरे पास इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। फॉर एग्जांपल इसको मैंने पकड़ के रखा
और इसको रिलीज किया इस पोजीशन से। जैसे ही रिलीज करूंगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके लॉस से वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी आएगी। सिमिलरली इसको पकड़ के रखूंगा, इसको रिलीज करूंगा तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। दोनों को पकड़ के रखा, दोनों को एक साथ रिलीज किया तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो समझ में ये आया कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ना सिर्फ इसकी है, ना सिर्फ इसकी है, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। और डिफाइन करने का तरीका ये कि इन सारे चार्जेस को इंफिनिटी से उठा के यहां पे लाने में जितना इलेक्ट्रिक फोर्स ने वर्क डन किया उसका नेगेटिव, दैट्स हाउ वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन जरूर आ होगा, सर आप बार बार ये बात बोल रहे हो कि इस पूरे सिस्टम को उठा के यहां से यहां लाने में जितना कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया उसका नेगेटिव हमारे पास कहलाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। सर लेकिन आप तो सिर्फ इसको उठा के लाओ, ये तो यही पड़ा था। तो बेटा बात समझो कि अगर मैं इन दोनों को इन्फिनिटी पे ले जाता हूं, अगर सिर्फ मैं Q1 को उठा के लाऊंगा तो Q1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने वाला कोई चार्ज ही नहीं है। तो कोई चार्ज ही नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं लगेगा, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं लगेगा तो कोई वर्क डन भी नहीं होगा। तो Q1 को इन्फिनिटी से उठा के यहां लाने में कोई वर्क डन लगेगा ही नहीं और वर्क डन नहीं होगा तो उसको काउंट क्यों करें? तो इसीलिए मैंने कहा कि ये तो यहीं पे ही है, मतलब इसको उठा के ले आए लेकिन कोई वर्क डन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिखा। अब जैसे ही ये आ गया, अब Q2 को उठा के लाऊंगा तो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन होगा और उसका जो नेगेटिव होगा दैट्स माय पोटेंशियल एनर्जी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, और हमारा रेफरेंस लेवल क्या होता है? इंफिनिटी। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब डिफाइन करते हैं एक बार जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा उसके बेसिस पे। क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of charged particle is defined as the negative of work done by electric force to assemble the particles from infinity to given configuration। मतलब वही बात जो बार बार मैं आपको बोल रहा हूं। दूसरा तरीका डिफाइन करने का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड to assemble the particles from infinity to given configuration। infinity से given configuration लाने पे external agent का जो वर्क डन हुआ such that change in kinetic energy is 0। इस कंडीशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट का जब हम वर्क डन लिखेंगे तो उस कंडीशन के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना जरूरी है। और यहां पे आप एक और इंपॉर्टेंट बात ले सकते हो, रेफरेंस लेवल इज इंफिनिटी। कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से वैसे तो हम लिख चुके हैं, एक बार और फटाफट इसको लिख लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस है जिनके बीच में डिस्टेंस है r, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो Q1 Q2 है इनको हम विद साइन रखेंगे। विद साइन रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरे पास दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आएंगे तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी पॉजिटिव, यस और नो। और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा तो जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी नेगेटिव। तो जब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कैसा है? रिपल्सिव फोर्स। और जब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब जो भी पढ़ा जो भी समझा इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल से ही हमारे पास क्लैरिटी आएगी, बेसिक डेफिनेशन आपको पोटेंशियल एनर्जी की क्लियर होगी। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है।
क्या सवाल है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक सवाल मैं आपको जनरल करा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई Q1 चार्ज है, Q चार्ज है, मेरे पास एक Q चार्ज है और इसका मास मेरे पास है m। ये रखा हुआ है r डिस्टेंस के ऊपर, r डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है जिसका चार्ज है 2Q और जिसका मास है 2m। मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है कि यहां पे ये मेरे पास फिक्स है और इसको मैंने यहां से रिलीज किया, ये मेरे पास फिक्स है और इसको मैंने यहां से रिलीज किया। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, फाइंड स्पीड ऑफ 2Q व्हेन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज 2r। कि जब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2r हो जाएगा तब इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। अब ये तो फिक्स है, ये तो कहीं हिलने से रहा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब ये टोटल डिस्टेंस 2r हो जाएगा यहां से लेके यहां तक और ये पार्टिकल कहीं यहां पे पहुंच जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। अब इसके अंदर आपके मन में रहोगे सर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स मेरे पास होता है तो सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस पूरे सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो आप मोमेंटम को कंजर्व कर दीजिए और चीजों को सॉल्व कर लीजिए। लेकिन बेटा आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो चार्ज है मेरे पास ये फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज है तो जैसे ही इसको मैं रिलीज करूंगा इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको मूव करने नहीं देगा। कौन मूव करने नहीं देगा, एक हिंज फोर्स लग रहा होगा जिससे मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो हिंज फोर्स लग रहा होगा तो इस वजह से मेरे पास सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा जो कि हिंज फोर्स होगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर आ जाता है तो आप मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकते। बात समझ आई? तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि भले ही इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक हिंज फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन उसका वर्क डन नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस भी पॉइंट के ऊपर, जिस भी चार्ज के ऊपर, जिस भी पार्टिकल के ऊपर हिंज फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हिंज फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। और ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ये है कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर मेरे पास सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं। और क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, KI प्लस UI इट इज इक्वल्स टू KF प्लस UF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये रेस्ट पे इसको यहां से रिलीज किया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी है, जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी KQ 2Q डिवाइडेड बाय R। यस और नो? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो रेस्ट पे है, यस और नो? तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके पास वेलोसिटी आ गई v, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 2m इंटू v स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सेपरेशन कितना हो गया, 2r, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, KQ 2Q डिवाइडेड बाय 2r। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इकलौता अननोन जो है वो है हमारे पास v, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अरे कर लोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2KQ स्क्वायर बाय r, ये 2 से ये 2 गया, ये बना माइनस KQ स्क्वायर बाय r।
इट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय एम आर का रूट। दिस इज माई स्पीड ऑफ द पार्टिकल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से आपको चीजों को सोचना है। हिंज फोर्स का काफी ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास कोई चार्ज फिक्स है तो उसके ऊपर हिंज फोर्स लगेगा, तो उस केस में हम मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकते। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्या बोला है, फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। क्या सिचुएशन है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक का मास m, एक का मास 2m। इनिशियली मेरे पास इनका सेपरेशन जो है वो है 2r। अब जैसे ही रिलीज करूंगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि जब ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, कितना q m मास, और ये भी थोड़ा आगे आ जाएगा माइनस q विच इज 2m मास, तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, क्या बात पूछी है कि अब ये बात बताओ कि इनकी स्पीड क्या होगी। मतलब इसकी स्पीड लेट्स से मैंने बोला v1, इसकी स्पीड लेट्स से मैंने बोला v2, तो v1 और v2 कितना होगा, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब जरा गौर से देखो, अब कोई भी चार्ज मेरे पास फिक्स नहीं है, दोनों चार्ज मूवेबल है, तो कोई भी हिंज फोर्स नहीं लग रहा। जो भी फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और पूरे सिस्टम को अगर मैं गौर से देखूं, इंडिविजुअल पार्टिकल को नहीं, इसके ऊपर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके ऊपर तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं पूरे सिस्टम को गौर से देखूं तो पूरे सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या मैं सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी मोमेंटम कंजर्वेशन। किसका? सिस्टम का। इनिशियली ये रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था। क्यों? क्योंकि हमको ये बात बोल रखी है कि हमने सिस्टम को रिलीज किया है। तो इनिशियली मेरे पास इनिशियल मोमेंटम मेरे पास है 0। फाइनल मोमेंटम, अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हो तो दूसरे डायरेक्शन को आपको नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोल रहा हूं। फाइनल मोमेंटम मेरे पास क्या है, m इंटू v1 इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में मोमेंटम है तो ये कितना हो जाएगा 2m इंटू v2। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि 2v2 इट इज इक्वल्स टू v1। एक रिलेशन मेरे पास ये निकल के आया, 2v2 इज इक्वल्स टू v1। तो v1 v2 के बीच में एक रिलेशन तो निकल के आ गया, एक इक्वेशन मेरे पास आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? वही बात कि पूरे सिस्टम के ऊपर जो भी फोर्स लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस केस के अंदर हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो कंजर्व रहेगी? और अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी तो कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। किसकी? सिस्टम की। KI प्लस UI इट इज इक्वल्स टू KF प्लस UF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये रेस्ट पे, तो मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अब क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी? दोनों को विद साइन रखोगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल सेपरेशन कितना है 2R। I hope this thing is clear to you. Final kinetic energy is a scalar quantity, डायरेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये कितनी हो जाएगी 1/2 m v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 2m 2m इंटू v2 का स्क्वायर। अब यहां पे v2 का स्क्वायर है तो क्या मैं इसको v1/2 लिख सकता हूं? तो ये कितना हो जाएगा v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी हो जाएगी, k माइनस KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये सेपरेशन कितना है R।
तो मेरे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इकलौता अननोन जो मुझे दिख रहा है वो है V1, जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको इधर लाऊंगा तो ये बनेगा के क्यू स्क्वायर बाय आर, और ये -1/2 तो 1/2 बनेगा, तो ये बनेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। यहां पे क्या बन रहा है, इस 2 से ये 2 गया, mv1 का स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ गया, यहां बचा 1/2 और यहां पे बचा +1/4, तो ये बनेगा 3/4। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r इट इज इक्वल्स टू 3/4 m v1 का स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 गया, यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं कि v1 की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3mr, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3mr, यही होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3mr और इसका रूट। ये मेरे पास v1 आ गया, और v1 ये आ गया तो v2 क्या आ जाएगा, v1/2। तो v2 मेरे पास, इसका 1/2 करूंगा तो अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, तो ये बनेगा रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर, 4 3 बन जाएगा 12 mr। So this would be the speed of the particles when they reach at this position. I hope आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे और समझेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ प्रोटोन मूव्स फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस with a speed u meter per second directly towards a fixed proton. Find the distance of closest approach for the two protons in terms of mass of proton and its charge q. क्या सिचुएशन है समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास लेट्स से एक प्रोटोन है जिसके ऊपर चार्ज मुझे दे रखा है q और इसका मास है m। इनिशियली मेरे पास एक दूसरा प्रोटोन है और ये इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, और इन्फिनिटी के ऊपर जब रखा हुआ है तो इसके पास, यहां से मैंने इसको रिलीज नहीं किया, बेसिकली इसके पास इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो है u मीटर पर सेकेंड। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, और क्या बात दे रखी है कि ये जो दूसरा प्रोटोन है ना ये फिक्स्ड है, दिस प्रोटोन इज फिक्स्ड। तो अगर ये प्रोटोन फिक्स्ड है तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब बात को जरा गौर से समझो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऐसा सवाल क्यों आया। ऐसा सवाल इसलिए आया क्योंकि इसके पास इनिशियली वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो ये जैसे ही हल्का सा आगे आएगा ये प्रोटोन इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और अगर मेरे पास फोर्स इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो धीरे 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 करते 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 इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते 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 इसकी फाइनल स्पीड मेरे पास हो जाएगी 0। तो जब इसकी स्पीड 0 होगी, फॉर एग्जाम्पल यहां से r डिस्टेंस दूर जाके जब मेरे पास q यहां पे पहुंच गया तो इसकी जो फाइनल स्पीड हो गई 0। अब 0 हो गई तो ये तो मेरे पास फिक्स है, इसके ऊपर अभी भी फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है। अब क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो r डिस्टेंस मेरे पास है ये मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस है, और मिनिमम डिस्टेंस है तो इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सबसे कम कितना ये पास आ सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो मेरा टारगेट है इस आर को निकालना इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड एम। अब सवाल उठता है कि कैसे निकालें। अब गौर से देखो कि यहां से लेके यहां तक इसके ऊपर जो इकलौता फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि मेरे पास कंजर्वेटिव है। सर ये फिक्स्ड है तो इसके ऊपर हिंज फोर्स लग रहा होगा, हिंज फोर्स लग रहा है तो मेरे पास कोई भी इस हिंज फोर्स का वर्क डन नहीं है,
क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली एक हिंज फोर्स लग रहा है, लेकिन उसका कोई वर्क डन नहीं है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो कि कंजर्वेटिव है। तो क्या मैं यहां से लेके यहां तक क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं। दिस इज माय इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट। तो मैं लगाने जा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी KI प्लस UI इट इज इक्वल्स टू KF प्लस UF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा इन दोनों के मास भी मुझे गिवन में है। मास कितना है? m। इसका मास भी m है तो, और इसका मास भी m है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी है? 1/2 mu²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, भैया ये तो इंफिनिटी पे है और इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास हो जाएगी 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली ये तो मेरे पास फिक्स है, इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0, तो ये हो जाएगी 0। एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगी KQ² डिवाइडेड बाय R। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो यहां से R निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2KQ² डिवाइडेड बाय mu²। 2KQ² डिवाइडेड बाय mu², ये मेरे पास R की वैल्यू होगी। ये वो मिनिमम डिस्टेंस होगा जो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में होगा। इसके बाद वापस फोर्स इस डायरेक्शन में लगने जाएगा और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज होने लग जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं। अब सवाल पूरा का पूरा वही है, बस फर्क क्या आ गया यहाँ पे कि जो पहला जो चार्ज था वो फिक्स था, अब क्या है वो फ्री हो गया कि वो मूव कर सकता है। तो अब मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। अब बात को जरा गौर से समझो। मेरे पास एक Q चार्ज है जिसका मास है m, एक और Q चार्ज है जिसका मास है m, और ये इंफिनिटी के ऊपर रखा हुआ है और इसको मैंने इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी u। अब जैसे ही इसको रिलीज करूंगा ये इंफिनिटी से हल्का सा आगे आएगा। जैसे ही आगे आया ये इसके ऊपर लगाएगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस और नो। अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, यस और नो। बिल्कुल सही बात। ये कहानी तो पिछले वाले सवाल जैसी ही है, लेकिन इस बार क्या है मेरे पास, ये फिक्स नहीं है। तो अगर ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है तो ये भी तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, यस और नो। तो क्या होगा, ये तो पहले रेस्ट पे था, इसके ऊपर लगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसकी वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज होगी इस डायरेक्शन में। ये दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक टाइम आएगा जब इसकी स्पीड इंक्रीज होते होते और इसकी स्पीड डिक्रीज होते होते एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी, दोनों की सेम स्पीड आ जाएगी। और जैसे ही सेम स्पीड आ गई तब मैं यह बात बोल सकता हूं क्या कि जैसे ही इन दोनों की स्पीड सेम आई तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा मिनिमम डिस्टेंस। क्यों मिनिमम डिस्टेंस होगा समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये चार्ज है Q जिसका मास है m, और ये चार्ज है Q जिसका मास है m। इसके पास भी स्पीड है v और इसके पास भी स्पीड है v। अब बात को जरा गौर से समझो। इसकी स्पीड इंक्रीज होते होते v हुई है और इसकी स्पीड डिक्रीज होते होते v हुई है। अभी भी इन दोनों के ऊपर फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अब इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी और इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड कम, इसकी स्पीड ज्यादा, नेट स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर इसको रोक के इसकी स्पीड पलटा के दूं तो इसके पास ये रेस्ट पे है और ये इधर जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज होने लग जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा, जब इन दोनों की स्पीड मेरे पास
सेम होगी। तो मेरा टारगेट क्या है कि ये जो v स्पीड आई है इसको निकालना, सॉरी v स्पीड नहीं, सॉरी r को निकालना। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब r को निकालने में दिक्कत क्या है कि पिछले वाले सवाल में तो क्या था कि जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो मेरे पास वेलोसिटी हो गई थी 0, तो वेलोसिटी का कोई टर्म नहीं आया था। जहां पे वेलोसिटी का एक टर्म और आ रहा है तो हमारे पास एक इक्वेशन और रिक्वायर्ड होगी। अरे एक इक्वेशन और रिक्वायर्ड होगी तो एक इक्वेशन और बना तो सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? पिछली बार ये फिक्स था, यस और नो, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते थे क्योंकि एक्सटर्नल हिंज्ड फोर्स लग रहा था। अब ये फिक्स नहीं है तो क्या हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं और चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहली इक्वेशन कहां से बनेगी? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं। मेरी इच्छा है मैं किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव, किसी भी डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम ये रेस्ट पे था, इसके पास मोमेंटम था mu, तो m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम इसके पास mv, इसके पास mv, तो फाइनल मोमेंटम मेरे पास आ जाएगा 2mv, तो v की वैल्यू आ जाएगी u/2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। दूसरी इक्वेशन, अगेन मेरे पास जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लगा सकते हैं। क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? ki प्लस ui इट इज इक्वल्स टू kf प्लस uf। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, इसके पास थी हाफ mu²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास आएगी हाफ mv², इसके पास आएगी हाफ mv², तो ये हो जाएगी 2 इंटू 1/2 mv² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी kq²/r। चलिए तो अब क्या लिख सकते हैं? u को मैं लिख सकता हूं 2v, यस और नो, मुझे u को ही तो एलिमिनेट करना है, और या मतलब u को एलिमिनेट करना है तो बेसिकली v से v कैंसिल हो जाएगा, तो मैं u को लिख सकता हूं 2v। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4v², u² को मैं क्या लिख सकता हूं 4v²। तो ये इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इट्स चार्ज और इनिशियल वेलोसिटी मुझे u गिवन में है, तो v हमने माना है ना, तो हमको v को एलिमिनेट करना पड़ेगा, माय मिस्टेक। तो ये हो जाएगा हाफ m u², और ये कितना हो जाएगा, v को मैं लिख सकता हूं u/2, तो ये हो जाएगा u²/4। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 गया, mu² कॉमन आया, यहां पे बचा 1/2 माइनस 1/4 इट इज इक्वल्स टू kq²/r। तो ये बनेगा 1/4, तो mu² डिवाइडेड बाय 4 इट इज इक्वल्स टू kq²/r। तो यहां से मैं क्या बात बोल सकता हूं कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इस तरफ आएगा तो 4kq² डिवाइडेड बाय mu²। दिस वुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस पार्टिकल। इसके बाद क्या होगा कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड कम होगी, डिस्टेंस फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की? कैलकुलेशन मिस्टेक दिख लेना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो आपके पास यही लगेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम और सवाल देखेंगे, काफी सवाल बनते हैं इसके ऊपर जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।